बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 86 का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। ये स्टैटिस्टिकल ग्राफ ऐसे चार्ट्स होते हैं या ग्राफ होते हैं जिनके ज़रिए हम अदाद शुमार को यानी डाटा को आसान और समझ आने वाली शक्ल में दिखाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हमने जो ग्राफ्स बनाने हैं उनको ड्रा ही करेंगे ना। जब ड्रा करेंगे तो एक पिक्चर बन जाएगी। अब स्टैटिस्टिकल ग्राफ जो है ये पेचीदा नंबरों को यानी कि कम्प्लेक्स नंबरों को एक विजुअल फॉर्म में बदल देता है, तस्वीर के फॉर्म में बदल देते हैं, ताकि इंसान की जो आँख है आसानी से बड़ी मालूमात को फ़ौरन से समझ सके। ठीक है, अब हम आगे करेंगे ना तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो हमारा स्टैटिस्टिकल ग्राफ है वो है बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है? अब बार चार्ट्स को हम बार ग्राफ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ होता है जो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुवाज़ना करता है, और चीज़ों का मुवाज़ना दिखाने के लिए हम सीधी लंबी लाइन या चौड़ी लकीर का एक इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बार्स बोलते हैं। अब ये जो बार्स होते हैं ये किसी चीज़ की क्वांटिटी या उनकी फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं। अब एक मिसाल है कि हमारे पास ये 6 to 7 क्लासेस हैं, जिसमें हमने इनकी तादाद को ज़ाहिर करवाना है कि हर क्लास में कितनी तादाद है, कितनी स्ट्रेंथ है उनकी। अब ये हमारे पास 1 क्लास है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 क्लासेस हैं हमारे पास। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, हम जो नंबर्स हैं उनको ड्रा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ड्रा कर देंगे। अब हर क्लास में कितनी तादाद थी, मैंने उस हिसाब से ये जो लाइनें हैं वो ड्रा कर दी हैं। अब देखें इसमें सबसे जो बड़ी लाइन है वो किसकी है, जो सबसे बड़ा बार है किसका है, वो 5 क्लास का आ रहा है। तो मैं इधर से देख लूँगी कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ 18 से ऊपर आ रहा है 19, थोड़ा सा ऊपर करके है ना ये, तो मैं कह दूँगी कि 5 क्लास में 19 बच्चे हैं। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ, मैंने ग्राफ देखा और ग्राफ से मुझे फ़ौरन पता चल गया कि कौन सी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं। फिर मैंने 5 क्लास से लो किस क्लास में बच्चे हैं वो देखने हैं। तो उससे जो छोटा बार है वो ये है, तो मैं फिर इसको देख लूँगी। ये बन रहे हैं 17। फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, 7 वाले और 4 वाले। ये आ रहा है 14। तो 3 क्लास में और 7 क्लास में कितने बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। तो ग्राफ से हम किसी भी डाटा की हमने इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो फ़ौरन से ले लेते हैं। अब इसमें आप एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि हर बार के दरमियान कोई ना कोई हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, फासला मौजूद है। देखें इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसको हम आगे जाके लिंक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। शो डाटा कैटेगरी इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये दिखाता है कि हर कैटेगरी में कितना डाटा है या कितनी मकदार है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, हम मिनटों में देख लेते हैं। आगे है डिस्प्ले रिलेटिव नंबर्स या प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीपल कैटेगरीज, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का एक साथ मुवाजना करना आसान हो जाता है। जैसे कि 9th क्लास में 35 बच्चे हों या क्लास 8 में 20 बच्चे हों, तो हम फ़ौरन से इसका फ़र्क समझ आ जाता है बार की लेंथ की वजह से। नेक्स्ट है समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन इजीली इंटरप्रिटेबल मैनर्स, यानी कि हर बड़ी मालूमात को आसान तरीके से समझने के काबिल बना देता है बार चार्ट। जैसे अगर स्कूल में 10 क्लासेस के रिज़ल्ट हैं तो हमने उनको बार चार्ट में मेंशन कर दिया, जिसके बार की लेंथ सबसे बड़ी होगी तो हम फ़ौरन से पहचान लेंगे कि इस क्लास का जो रिज़ल्ट है वो सबसे अच्छा आया है। यानी इन शॉर्ट के हम चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना वो फ़ौरन से हासिल कर लेते हैं बार चार्ट की लेंथ की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है ऑफ्टन रिक्वायर एडिशनल एक्सप्लेनेशन, यानी बाज़ औक़ात जो ग्राफ को समझने के लिए ना उसकी मज़ीद वजाहत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं उन्हें ग्राफ की समझ नहीं आ रही होती कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, या उन्हें ग्राफ पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए तो एक स्किल चाहिए ना। तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, बच्चों को ग्राफ पढ़ने उसको समझना बताए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फेल टू एक्सपोज की एजम्पशन काजीज इम्पैक्ट एंड पैटर्न। ओके जी, ये जो हमारे पास ग्राफ होते हैं ये सिर्फ अदाद शुमार दिखाता है, नंबर दिखा देते हैं, लेकिन इनकी वजाहत नहीं कर पाता कि ये जो डाटा है ये क्यों आया है, कैसे आया है,
ठीक है। जैसे कि 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, तो ये ग्राफ हमें ये नहीं बताता कि इस क्लास के मार्क्स सबसे ज़्यादा क्यों आए हैं, क्या बच्चे लायक थे या टीचर ने मेहनत ज़्यादा की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव फॉल्स इंप्रेशन। अब जो बार चार्ट है उसको बनाने का तरीका भी आना चाहिए। अगर बार चार्ट को गलत तरीके से बनाया जाता है तो वो क्या करता है, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो जब हमने बार चार्ट बनाना है तो उसको बड़े ही एहतियात से बनाना है ताकि हमें सही से इंफॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट कन्वे इट्स मीनिंग थ्रू इट्स पिक्टोरियल रिजेम्बलेंस टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। पिक्टोग्राम एक तस्वीरी चार्ट होता है जिसमें हम अलामतों या तस्वीरों के ज़रिए हमें मालूमात दिखाई जाती है। अब जैसे कि अब सड़क के ऊपर जा रहे हो और ट्रैफिक के सिर्फ निशान बने होते हैं, अलामतें बनी होती हैं, तो आपने उन अलामतों को समझना होता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर एक शख्स को उन अलामतों का पता नहीं है तो वो रूल्स फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसके लिए जो है किसी भी शख्स को उन अलामतों का मीनिंग करना चाहिए। अब जैसा कि ये देखें, ये एयरपोर्ट आइकॉन्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अलामतें बनी हुई हैं। ठीक है। और उन अलामतों को हमने पिक्चर्स की फॉर्म में ड्रा किया हुआ है उन्होंने। अब डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं। देखें जैसे कि ये क्या है, सर्वर का हमारे पास बना हुआ है, उसके अलावा स्टेशन बस का बना हुआ है, जैसे कि इधर रेस्ट रूम का निशान बना हुआ है, डिसेबल पर्सनस के लिए बना हुआ है, एलिवेटर बना हुआ है, एक्सीलेटर बना हुआ है। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स बनी होती हैं या सिंबल बने होते हैं जिनको हमने पहचानना होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, ये एक ऐसा ग्राफ है जो अदादो शुमार को बार्स की शक्ल में दिखाता है। अब आप कहेंगे कि बार चार्ट में भी तो हम बार यूज़ करते थे, अब इनमें फ़र्क क्या है, इन दोनों के फ़र्क को देखते हैं हम। बार चार्ट होता था उसमें भी हम बार का इस्तेमाल करते हैं और वह भी डाटा को दिखाता है, लेकिन जो हमने बार्स ड्रा की होती हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। लेकिन जब हमने हिस्टोग्राम को ड्रा करना है तो इसकी बार्स के दरमियान फासला नहीं होगा। जो हिस्टोग्राम है ये कंटिन्यूस डाटा होता है और जो बार चार्ट है वो डिसकंटिन्यूस डाटा को शो करता है, जाहिर करता है। अब क्योंकि हिस्टोग्राम के बार्स के दरमियान कोई फासला नहीं होता तो हमने क्या करना होता है, इसको फिर जब हमने शो करना होता है तो वो रेंज की शक्ल में शो करना होता है। अब जैसे कि हमने ये देखना हो कि 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो कितने बच्चों की है, तो अगर वो 3 बच्चों की है तो हम जो उसको ड्रा कर देंगे। फिर हमने देखना होगा 130 के से लेकर 140 के दरमियान जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, कितने बच्चों की हाइट इतनी है, तो वो 6 बच्चों की होगी या 7 की होगी। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक हदूद बन जाएगी, एक रेंज बन जाएगी। अब ये जो डाटा हम दिखा रहे हैं कि 120 से लेकर 130 तक, 130 से लेकर 140 तक, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है। और इनके दरमियान जितने जितने बच्चे आ रहे हैं ना, 120 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर की जो हाइट वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 3 हैं या 4 हैं। तो जो हम इस तरह से निकाल रहे हैं ना बच्चे, उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो इतनी है तो उसको हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो यही नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम की शक्लें। अब हिस्टोग्राम की जो शक्लें हैं इससे हमें पता चलता है कि डाटा को किस तरह से तकसीम किया गया है। ठीक है। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बेल शेप्ड। इसको बेल शेप का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये एक जब इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना तो ये एक बेल की शक्ल का बन जाता है। अब इसमें बेल शेप में क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा होता है ना वो इक्वल तकसीम हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है। ठीक है। जितना वो राइट साइड पे होगा उतना ही लेफ्ट साइड पे होगा। अगर एक क्लास में जो हमारे पास 30 बच्चे हैं तो उनमें 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50% से कम आए हैं और 15 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक बेल शेप का बनेगा, क्योंकि इसमें डाटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है मेरे पास बाई मॉडल। अब बाई का मतलब होता है 2 और मॉडल मतलब जो पीक होती है किसी चीज़ की। अब इस बाई मॉडल के अंदर हमारे पास 2 पीक्स आती हैं, यानी कि 2 बेल शेप्स बनती हैं। जैसे कि एक क्लास में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, हम दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों के अलग अलग ग्रुप बना दें। अब दोनों की हमने हाइट भी मापी, क्योंकि अब लड़के और लड़कियों की हाइट हम अलग अलग माप रहे हैं ना, तो इन दोनों की जो है वो 2 पिक्स बनेंगी, एक लड़कों की और एक लड़कियों की। ठीक है। जैसे कि अब आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यूड राइट। अब जैसा कि आपने बेल शेप के अंदर देखा कि हमारे पास जो डाटा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है।
अब सेंटर से वो हाफ जो है इधर है और हाफ इधर है, लेकिन अगर जो डाटा है हमारा वो उसकी जो ज़्यादातर झुकाव है वो बाएं तरफ हो, यानी कि राइट तरफ हो, तो क्या होगा, उसकी जो ऊंचाई है वो राइट तरफ बनेगी, सारा डाटा उधर चला गया। तो इसको हम बोलते हैं स्क्यूड राइट। स्क्यूड को हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी बोलते हैं। एक मिसाल के साथ समझते हैं कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और उनमें 20 बच्चे जो हैं उनके मार्क्स 50% से कम आए हैं और जो 10 बच्चे हैं उनके मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ग्राफ की ऊंचाई है ना वो राइट साइड पे ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट स्क्यूड। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यूड लेफ़्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्राफ की पीक है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, जैसे 20 बच्चों के मार्क्स 75% आ जाते हैं और जो बाकी बच्चे हैं उनके मार्क्स 50% से कम आ जाते हैं। ग्राफ की जो पीक है ना वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा बनेगी। ठीक है, आगे हमारे पास यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। इसमें क्या होगा, इसमें जो बार्स हैं उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन एक जैसी होगी। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन तकरीबन एक जैसी ही होगी, एक ही लाइन में होंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि क्लास में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 65% आ जाएं सबके, ठीक है, और किसी के 64 हो जाएं या किसी के 66 हो जाएं, तो ये यूनिफॉर्म हमारा हिस्टोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम। इसमें हमारे पास जो पैटर्न होता है वो वाज़िया नहीं होता, बेतरतीब होता है। कभी वो जो हमारी पीक है, जो बार है, वो ऊपर चल जाती है, कभी नीचे आ जाती है। यानी कि जो हमारे पास डाटा की कलेक्शन होती है या जो बच्चों के मार्क्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। जैसे कि किसी के 10% आ गए, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 33, किसी के 35, इस तरह से रैंडम मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ टाइप्स हिस्टोग्राम की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें क्या होता है, ये इसमें हमें एक लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, बनेगा ये हिस्टोग्राम की मदद से, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं ना बने होते हैं, उनमें से हम जो है मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट निकालने के बाद हम उन सारे मिड पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक जो है लाइन ग्राफ आ जाएगा। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एक साइड पे हमें दी गई है हाइट और इधर हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं या फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये हमारे पास इंटरवल है, हमने हर इंटरवल का मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, वो इस तरह से कुछ आ जाएगा और हम फिर इनको मिला देंगे। जब हम इनको मिलाया तो हमारे पास इस तरह से लाइन आ गई, तो ये हमारे पास एक लाइन ग्राफ हो जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब हमने अगर इसकी बार हटा दी ना तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ ग्राफ आ जाएगा सिंपल। ये भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स मौजूद हैं, हमने इन इंटरवल्स का मिड पॉइंट निकाला। जब हमारे पास ये मिड पॉइंट्स आ गए, ये देखें, ठीक है, सबके, तो हमने इन मिड पॉइंट्स को मिला देना है। मिलाने के बाद हमारे पास ये जो लाइन आ गई ना, हमने सिर्फ इसको ड्रा करना है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीगन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और इसको ओगाइव बोलते हैं। ओगाइव एक मुड़ती हुई लाइन या कर्व होती है। ठीक है, जिस तरह से हमने पॉलीगन में लाइंस लगाई थी ना उसी तरह से। ठीक है, इसमें भी एक कर्व ही होती है जो कुल जमाशुदा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, हम वो दिखाती है। कुल जमा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये हम आगे देखते हैं कि मिसाल के अंदर। अच्छा, और ये जो ग्राफ है ये हमें बताता है कि कितने एटम्स एक ख़ास हद तक हैं, कम है या ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है ये भी हम आगे समझते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। अब ये देखें, ये हमने इंटरवल्स ले लिए। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल्स हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है, इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने प्लस किया, 2 + 5 7, तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, फिर आगे इस 7 को हमने इस 8 के अंदर प्लस किया तो 15 आया। इस 15 को 10 के अंदर प्लस किया तो 25 आया। 25 को 5 के अंदर प्लस किया तो 30 आया। अब हम इसमें से देख सकते हैं कि अगर हमने देखना हो कि क्लास में कितने बच्चों की जो मार्क्स हैं वो 30 आए हैं या 30 से कम आए हैं, तो हम कह देंगे कि 15। ठीक है, अगर हमने देखना हो कि क्लास में कितने बच्चों की मार्क्स 40 आए हैं या 40 से कम आए हैं, तो हम कह देंगे 25। तो जब हमारे पास ये पूरा ग्राफ मौजूद होगा तो हम इजीली बता सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है या जो मार्क्स हैं वो किस हद तक कम है और किस हद तक ज़्यादा है। इसका ये मतलब था। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं जब हमारे पास इस सारा डाटा मौजूद होगा।
होगा ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो एटम्स हैं या जो मार्क्स हैं वो कितनी हद तक कम हैं या ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। अब जिस तरह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमारे पास लाइन ग्राफ बनता था, इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी हमारे पास एक लाइन ग्राफ ही बनेगा। ठीक है। अब इस ग्राफ को बनाने के दो तरीके हैं, एक है हमारे पास लेस देन का मेथड और दूसरा है ग्रेटर देन मेथड। इसमें लेस देन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो एक ख़ास हद से कम है या कितनी कम है। ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ग्राफ होता है वो ऊपर की जानब बढ़ता है। ठीक है। कैसे बढ़ता है ये हम देखते हैं एक ग्राफ के ज़रिए। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी अब कितनी ऑब्जर्वेशन है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा है, यानी इसमें जो हमारे पास ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ग्राफ है लेस देन मेथड का। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्राफ लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इधर आपने जो नंबर्स लिखने हैं ना वो लिखने होते हैं हमारे पास जो लोअर बाउंड्रीज होती हैं। अब इधर देखिए ये हमारे पास क्या है, नीचे दी गई हैं लोअर बाउंड्रीज। अब वो लोअर बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, अगर वो मैं आपको बताऊंगी तो वो एक बहुत लेंथी पीरियड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि लोअर बाउंड्रीज में हमारे पास जो बाउंड्री होती है ना कोई भी, उसमें हमने कोई 0.5 प्लस या माइनस कर देना होता है। आप इतनी सी बात याद रख लें बस। ठीक है। तो ये हमारे पास बाउंड्रीज दी गई हैं और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हम जैसे पॉइंट्स में लाते हैं हमने उनको मिला लेना है और हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। और ये ग्राफ है हमारे पास मोर देन का। ठीक है। इधर भी हमने बाउंड्रीज लिख ली और इधर हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। इसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता है। तो ये हमारा ग्राफ जो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो हम इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं। जब हमारे पास लेस देन और मोर देन दोनों की लाइन आ जाए तो हम इनको ज्वाइन करवा देते हैं एक ही ग्राफ के अंदर। ये तो अलग-अलग बनाना सिखाएंगे ना, तो हम इसको एक ग्राफ के अंदर भी ड्रा कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। जब हम इसको एक ही ग्राफ के अंदर ड्रा करें ना तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाता है। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन का और ये हमारा पास हो जाएगा ग्रेटर देन का। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।